नमस्कार साथियों, हंस वाहिनी के YouTube चैनल पर आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। साथियों, आज हम राजस्थान के इतिहास के बारे में चर्चा करेंगे और राजस्थान के इतिहास में हम एक बड़े ही महत्वपूर्ण बिंदु के बारे में अध्ययन कर रहे हैं, पूरी तरह से विस्तार से कर रहे हैं। तो हम हाड़ौती के चौहान राजवंश को पढ़ रहे थे। हाड़ौती के चौहान राजवंश में सबसे पहले हमने बूंदी, जो कि हाड़ौती के चौहानों की मूल शाखा थी, उसको हमने पढ़ लिया। अब हमारे पास दो और छोटी छोटी शाखाएं हैं जो बची हुई है। एक तो हमारे पास कोटा है और एक हमारे पास झालावाड़ है। तो साथियों, आज हम पढ़ेंगे कोटा के चौहान। कोटा के चौहान, जब आप लोगों ने हाड़ौती के चौहान पढ़ लिए हैं तो अब आपको कोई यहाँ दिक्कत आने वाली है नहीं। कोटा के चौहान यानी हाड़ौती के चौहानों से बिल्कुल साथ साथ में रिलेटेड है। मैंने आप लोगों को पहले भी बताया है। कोटा के चौहान और कोटा के चौहानों को जब पढ़ेंगे तो सबसे पहले मित्रों हमें जानकारी होनी चाहिए, ये जो कोटा था इनके ऊपर किसका शासन था। आरंभ में अगर अपन बात करें इसकी स्थापना की तो कहते हैं कि इसके नाम, तो इसका जो नाम पड़ा था ना वो कोटिया भील के नाम से ही पड़ा है इसका नाम। तो मैं आप लोगों को यानी हमने जितना पढ़ा है उसी से जोड़ करके इसके कहानी को आगे शुरू कर देता हूँ। यानी कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़, ये सारा क्षेत्र किस में आता था? हाड़ौती में आता था। और कोटा की बात करेंगे तो मित्रों आपको मैंने मैं आप लोगों को पहले ही बता दिया था कि ये जो कोटा क्षेत्र है आरंभ में किसके अधीन था? हाड़ौती के, है ना, हाड़ौती के हाड़ा चौहानों के अधीन था। तो अब एक चीज ध्यान रख लेना, कोटा पे हम लोगों ने जब पढ़ा था 1241 की घटना हमने पढ़ी थी। उधर से देवन सिंह हाड़ा आया था और आकर के, है ना, हाड़ौती के राजवंश, हाड़ौती के चौहानों की स्थापना कर दी थी। तो वो बूंदी की मतलब मेन जो रियासत थी वो कौन सी थी? बूंदी थी। और बूंदी के ही एक राजा हुए थे जिनका नाम था समर सिंह। क्या नाम था? समर सिंह। और समर सिंह का पुत्र, है ना, जिसका नाम था जैत्र सिंह। तो जैत्र सिंह के द्वारा सर्वप्रथम कोटा पर क्या किया जाता है? कोटा को जीता जाता है। और कोटा का होता है कौन? कोटिया भील। कोटा का कौन होता है? कोटिया भील। और इस कोटिया भील को हराकर, ध्यान देना भी बहुत महत्वपूर्ण बात है, हराकर कौन हराता है ये भी देखने वाली बात है। ये है बूंदी के, और इन बूंदी वालों का नाम क्या है भाई? ये भी हमें ध्यान रखना है। जो हराता है इस व्यक्ति का नाम है जैत्र सिंह। क्या नाम है? जैत्र सिंह। और ये समर सिंह का है। समर सिंह का क्या पुत्र है? जैत्र सिंह। जैत्र सिंह के द्वारा इस कोटिया भील को हरा दिया जाता है और साथ साथ में उसकी हत्या भी कर दी जाती है। क्या कर दी जाती है? हत्या कर दी जाती है। और ये सारी अगर अपन घटना की बात करेंगे तो साथियों ये घटना कब की बात है? 1274 की। कब की बात है ये? 1274 की ये घटना है। कब की घटना है? 1274 को। सबसे पहले, है ना, इसी समय ये होता है कि ये जो कोटा का भाग है ये बूंदी रियासत के क्या आ जाता है? अधीन आ जाता है। और कोटा का जो नाम पड़ा है किसके नाम पर? कोटिया भील के नाम पर। विद्यार्थियों ध्यान दे, जब हमने ये कक्षा शुरू की थी हाड़ौती वाली तो उस समय, है ना, मैंने कोटिया जो मैं बता रहा था तो वहां मैंने मीणा बता दिए मित्रों। तो उस गलती पर आप थोड़ा सा ध्यान देना, वहां मीणा नहीं है, भील है। ठीक है, उस गलती को हम यहाँ सुधार लेते हैं क्योंकि बाद में ये गलतियां चली जाती हैं तो वो कहीं ना कहीं एग्जाम में खराब हमें कर देती है। ठीक है, एक एक प्रश्न महत्वपूर्ण है। तो कोटा, कोटिया भील, इसको हराया किसने? जैत्र सिंह ने। और जैत्र सिंह कहाँ का है? बूंदी का है। और कौन सा शासक है? हाड़ा, है ना। इसी समय मैंने आपको ये भी बता तो रखा है पहले से ही कि ये, है ना, किसके? ये जैत्र सिंह। और जैत्र सिंह के पिता का नाम क्या है? समर सिंह। और समर सिंह के पिता का नाम हमने पढ़ रखा है देवन सिंह, है ना। और देवन सिंह देवा, उसी ने क्या किया है? हाड़ौती में स्थापना की थी 1241 में। ठीक है, अब अपन इस कहानी को क्या ले जाते हैं? आगे ले जाते हैं। ये मैंने पूर्व की कहानी बताई। ठीक है, अब उसके बाद अब ये अपन कह सकते हैं कोटा जो रियासत थी, है ना, कोटा जो रियासत थी जो प्रारंभ में
बूंदी के चौहानों के अधीन थी। ठीक है, यानी प्रारंभ में बूंदी के क्या थी, चौहानों के अधीन थी। और जब हम चौहानों के बारे में पढ़ रहे हैं तो ये प्रारंभ में थी, प्रारंभ का मतलब पूर्व में। ठीक है, तो अब एक चीज देखो कि मैंने आपको बताया कोटा प्रारंभ में बूंदी के चौहानों के अधीन थी। कैसे थी ये भी मैंने बता दिया। कोटा कोटिया भील को हरा देता है, 1274 की है ना आसपास की घटना होती है, और जैत्र सिंह हरा देता है। और इस जो है ना ये कोटा होती है, इसको किस में मिला लेता है, ये बूंदी रियासत में। तो बूंदी रियासत का भाग हो जाता है कौन, कोटा। तो कोटा प्रारंभ में बूंदी के चौहानों के क्या थी, अधीन थी। अब बाद में क्या होता है देखो, अब कहानी हमारी अगली चीजों के साथ जुड़ रही है। अगर उधर भी ये सारी चीजें जुड़ रही है, अब और जुड़ेगी। अब कहानी आती है 1631 ईस्वी की। कब, 1631 ईस्वी की। हमने एक चीज पढ़ रखी है कि 1631 ईस्वी में क्या होता है, मुगल बादशाह का नाम क्या है, शाहजहां। नाम क्या भाई, शाहजहां। मुगल बादशाह शाहजहां के द्वारा, हमने बात कर रखी है और पढ़ा भी है, मुगल बादशाह शाहजहां के द्वारा रतन सिंह के पुत्र माधव सिंह को, रतन सिंह और माधव सिंह दोनों क्या करते हैं, शाहजहां जब खुद क्या करता है, विद्रोह करता है, तो उस विद्रोह में भी उसको भगाते हैं, साथ देते हैं। अभी आपको चीज याद होनी चाहिए बराबर वाली। अगर बूंदी की कहानी अगर आपने थोड़ी सी भी पढ़ रखी है, याद है, तो आपको यहाँ कोई दिक्कत ही नहीं आएगी, बड़ा आसानी से सारा काम हो जाएगा। तो ये मुगल बादशाह शाहजहां की क्या करते हैं, सेवा करते हैं। कौन कौन, दो आदमी, एक तो रतन सिंह और रतन सिंह का पुत्र जिसका नाम क्या था, माधव सिंह। तो माधव सिंह, ये 1631 में मुगल बादशाह शाहजहां माधव सिंह को, ध्यान देना भाई, माधव सिंह को कोटा का स्वतंत्र शासक घोषित कर देता है। कोटा का क्या, स्वतंत्र शासक घोषित कर देता है भाई। ये बात अगर आप लोग समझ गए होंगे तो कहानी जुड़ जाएगी, आपको ज्यादा रटना नहीं पड़ेगा। 1631 ईस्वी, मुगल बादशाह शाहजहां माधव सिंह को कोटा का स्वतंत्र शासक घोषित। तो अब ये जो कोटा है पहले तो किसके अधीन थी, बूंदी के। तो जब इसका शासक ही अलग से स्वतंत्र घोषित कर दिया तो यहाँ कोटा रियासत की क्या होगी, एक तरीके से स्थापना। कोटा रियासत की स्वतंत्र स्थापना। ठीक है, ये वाली बात आपको याद होनी चाहिए। 1631 की मैंने कहानी बता दी है। शाहजहां की ये कहानी मैं आपको पहले से ही जोड़ के कई रूपों में बता चुका हूं। तो अब हमने ये प्रारंभिक बातों से अब आगे निकलना है। अब 1 नंबर हमारा बिंदु है, यानी कोटा का प्रथम शासक कौन है, कोटा का जो प्रथम शासक है वो कौन है, माधव सिंह। कौन है, माधव सिंह। तो हम लेते हैं माधव सिंह को। ये सारी चीजें अब कई लोग इसे क्या करते हैं, इस प्रकार नहीं पढ़ते हैं कि सिलेबस में ही नहीं है। तो मित्रों जब ये सिलेबस में ही नहीं है तो फिर है ना इन चीजों को क्यों पढ़ाया जाता है, हर जगह पढ़ाया जाता है। और लगभग परीक्षाओं में 1-1, 2-2 प्रश्न यहाँ से है ना प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से दोनों रूपों में पूछा जाता है। और हम ये कह देते हैं सिलेबस से बाहर आ गया। मेवाड़ से इनका संबंध, उधर है ना जयपुर से इनका संबंध है, लगातार जारी रहता है। कुछ अन्य लोगों से भी इनका संबंध है, लगातार है ना इनका जो संबंध रहता है। तो इस वजह से यहाँ से सीधे प्रश्न आ जाते हैं। हम सोचते हैं कि हमने खूब सारी पढ़ाई की थी, लेकिन पता नहीं प्रश्न कहाँ से आ गए। लेकिन पढ़ाई की नहीं, अगर की होती तो सारे प्रश्न अंदर से आते हैं। अब देखो शुरू करते हैं। यानी सबसे पहले 1 नंबर आदमी, और वो हमारे पास कौन सा है, माधव सिंह। माधव सिंह की जब बात करेंगे मित्रों तो सबसे पहले माधव सिंह के बारे में हमें क्या करना चाहिए, हमें ये ध्यान रखना चाहिए। एक तो ये बात आपको मैंने 2-3 बार बता दी है, कोटा
रियासत या राज्य के प्रथम शासक। कोटा राज्य या रियासत के प्रथम शासक कौन है? माधो सिंह है। ठीक है, अब अगली जो बात हमें करनी है वो ये है कि माधो सिंह जी ने क्या किया। आपको ये ध्यान रखना है कि ये किसकी कृपा से राजा बने थे, वो भी तो आप समझ गए होंगे, शाहजहां की कृपा से, मतलब मुगलों की कृपा से। तो इन्होंने क्या किया, यानी मुगलों की क्या की भाई, सेवा। मुगलों की क्या की, सेवा की। इन्होंने मुगलों की क्या की, सेवा की। और इनका जो समकालीन मुगल शासक था वो तुम सब लोग जानते होंगे कौन है, शाहजहां। और इसी शाहजहां के सहयोग से ये क्या बना था, राजा बना था। ठीक है, तो इन्होंने मुगलों की क्या की, सेवा की। और साथ में ये बात भी आप लोग याद रखना कि मुगलों की सेवा तो की, और मुगलों की है ना, इन्होंने जो मुगलों की सेना में अनेक युद्ध लड़े थे ना, शाही सेना के साथ मिलकर, शाही सेना के साथ मिलकर अनेक युद्ध लड़े, और साथ साथ में यानी कि इस शाही सेना को क्या दिलवाई, विजय दिलवाई। शाही सेना को क्या दिलवाई भाई, विजय दिलवाई। ठीक है, अब देखिएगा मैंने यहाँ दो ही बात बताई है, एक तो माधो सिंह जी कोटा रियासत के प्रथम शासक है, दूसरी बात मुगलों की ये क्या है ना, इन्होंने मुगलों की सेवा की। और इस समय मुगल शासक कौन था, समकालीन शासक है शाहजहां था। इसी की कृपा से 1631 ईस्वी में मैंने बताया कोटा रियासत की क्या की हुई, स्वतंत्र स्थापना हुई। और शाही सेना के साथ मिलकर के अनेक युद्ध लड़े, और विजय सिंह है ना, विजय दिलवाई किसने, यानी कि माधो सिंह ने। अब अपन बात करते हैं इससे संबंधित कुछ और भी, यानी जब ये युद्ध कर रहे थे ना, मैंने आपको बता दिया कि अनेक विजय दिलवाई है ना। अगर अपन अंतिम समय की बात करें तो अंतिम समय तक इनको 5000 मनसब मिलना शुरू हो गया था। कितना मनसब, 5000 मनसब इन्हें दिया जाने लगा था, है ना। मनसब, सवार और जात से संबंधित मैंने आपको कहानी पहले भी बता चुका हूं ना। मुगल काल था, उसमें यानी लोगों की कितनी कैटेगरी है एक तरीके से, है ना, उनकी रैंक कितनी है, उस हिसाब से वो जात और स्वार पर निर्भर होता था। जितना ही ज्यादा होता था उतना ही वो व्यक्ति उच्च कोटि का होता था। ठीक है, तो अंतिम समय तक 5000 मनसब इन्हें दिए गए। और ये भी ध्यान रखना, इनका जो अंतिम युद्ध होता है, अंतिम युद्ध है ना, ये किस अभियान का और सूचक है। अंतिम युद्ध कौन है, माधो सिंह के बारे में अपन बात करेंगे। तो साथियों, ये जो दक्षिण अभियान की ओर जाते हैं, उससे पहले भी ये बदखसा, ध्यान देना, बदखसा से लौट कर आते हैं। अंतिम युद्ध इनका होता है बदखसा से, तो ये थोड़ा सा ध्यान देखना। बदखसा ये जाते हैं खुद युद्ध करने के लिए, बदखसा को जीत कर आते हैं। क्या आते हैं, जीतकर। और वहां क्या हो जाता है, इनका ये खुद क्या हो जाते हैं भाई, अस्वस्थ हो जाते हैं। और अस्वस्थ का मतलब बीमार हो जाते हैं। और बाद में आते ही इनकी क्या हो जाती है, मृत्यु। आते ही क्या हो जाती है, मृत्यु। और ये जो कहानी है ये होती है कब की, 1648 ईस्वी की। ध्यान देना भाई, हमने ये कहानी 31 से शुरू की है और 1648 ईस्वी में इनकी क्या हो जाती है, मृत्यु। 1648 ईस्वी में इनकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। और ये हमने इनकी कहानी शुरू कब से की थी, है ना, यहाँ 1631 ईस्वी में राजा के रूप में, और 48 ईस्वी में इनकी क्या हो गई, मृत्यु हो गई। ठीक है, शाही सेना के साथ मिलकर इन्होंने अनेक युद्ध लड़े थे, विजय भी दिलाई थी। अंतिम समय तक 5000 मनसब मिले। अंतिम युद्ध मैंने आपको बताया, बदकसा को है ना जीत करके ये क्या हो गए, जब वापिस आए तो अस्वस्थ हो गए, मतलब ये बीमार हो गए। और बीमार होने के बाद आप लोगों को पता है इनकी क्या हो गई, मृत्यु हो गई। ये बात मैंने आपको बता दी है कब की, 1648 ईस्वी की।
साथियों अब मैं आप लोगों को एक चीज यहाँ और बता देना चाहता हूँ कि अपन बात कर रहे हैं 1648 ईस्वी की। तो एक चीज आप लोगों को फिर ध्यान रखनी चाहिए, और वो कौन सी, कि लगभग इनके जो एक पुत्र हुए थे, उसमें थोड़ा सा ध्यान रखना, लगभग कुछ भी नहीं है। इनके जो एक पुत्र हुए थे उनका नाम था मुकुंद सिंह। क्या नाम था? मुकुंद सिंह। अब आपको यहाँ से है ना इस कहानी को मैं आगे जोड़ रहा हूँ ताकि याद भी रहे आपके। इनके पुत्र, और इनके पुत्र का नाम था मुकुंद सिंह। क्या नाम था? मुकुंद सिंह। और अब हम इन्हीं मुकुंद सिंह के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो ये अपना अगला बिंदु हुआ। ठीक, एक बार रिवीजन करता हूं सिर्फ 20 सेकंड में। माधो सिंह कोटा रियासत के प्रथम शासक, मुगलों की सेवा की, शाहजहां के समय की कहानी है। शाही सेना के साथ मिलकर अनेक युद्ध लड़े, विजय भी दिलवाई इनको शाही सेना को। अंतिम समय तक 5000 मनसबी ने दिए गए। अंतिम युद्ध इनका था बदगसा को ये जीत कर आ रहे थे, और बाद में वहां से आए थे तो अस्वस्थ हो गए, मतलब बीमार हो गए। 1648 में मृत्यु। पुत्र का नाम क्या है? मुकुंद सिंह। और मुकुंद सिंह अब क्या बनेंगे? शासक बनेंगे। किसके? कोटा के। और प्रथम शासक की हमने बात कर ली है, जिनका नाम क्या था? माधो सिंह। क्या नाम था? माधो सिंह। माधो सिंह नाम से आप बात करोगे, उधर भी आप पढ़ोगे आमेर में आप माधो सिंह के बारे में पढ़ोगे सेकंड और फर्स्ट के रूप में। अब देखो, अब अपन बात करेंगे किसकी? सबसे पहले बात करने वाले हैं मुकुंद सिंह की। मुकुंद सिंह की जब बात कर रहे हैं साथियों, तो सबसे पहले हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि ये राजा कब बने। तो मैंने आप लोगों को इसका काल तो पहले ही लिखा रखा है, क्योंकि ये 1648 में इसके पिता की क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है, मतलब माधो सिंह की। तो 1648 ईस्वी से लेकर के ये 1658 ईस्वी तक इनका काल रहता है। 58 तक क्यों रहता है अभी मैं आपको नहीं बताने वाला, क्योंकि ये स्टोरी ही वहां 58 पर जाकर के क्या हो जाएगी? रुक जाएगी। तो सबसे पहले हम मुकुंद सिंह हाड़ा की बात करेंगे। तो मुकुंद सिंह हाड़ा साथियों एक साम्राज्यवादी शासक थे भाई, साम्राज्यवादी शासक। और साम्राज्यवादी शासक का मतलब ये अपने साम्राज्य का क्या करेंगे? विस्तार करेंगे। क्या करेंगे भाई? अपने साम्राज्य का क्या करेंगे? विस्तार करेंगे। और जब ये अपने साम्राज्य का क्या करेंगे? विस्तार करेंगे, तो इसमें एक चीज आप लोगों को साथ साथ में क्या करनी है? याद रखनी है। क्या याद रखनी है? कि इन्होंने अपने प्रंगनों में, है ना, इनके पास जो प्रंगने थे उनमें ये 5 प्रंगने जोड़ लेते हैं। कितने? मैं ये लिख रहा हूं साम्राज्य में, ये अपने साम्राज्य में क्या करते हैं? 5 प्रंगने जोड़ देते हैं, +5 प्रंगने। बस शॉर्ट में आप लोग याद कर सकते हो इसको। ये अपने साम्राज्य में कितने प्रंगने जोड़ देते हैं? 5 जोड़ देते हैं। और इसी में अगर अपन बात करें तो इनके पास कुल प्रंगने कितने हो जाते हैं? 48 प्रंगने। अब याद करना आसान है, राजा कब बने? 1648, तो 48 प्रंगने तो होंगे भाई। ठीक है, तो ये याद हो गया। कुल कितने प्रंगने हुए? 48 प्रंगने। अब दूसरी बात मुकुंद सिंह हाड़ा की, मित्रों इनसे संबंधित एक अच्छी सी बात और मिलती है ना, और उसी से संबंधित कुछ कहानियां भी इनके साथ जुड़ेगी। वो ये है कि इनकी एक पासवान थी। पासवान, पासवान क्या होती है साथियों? मैं आप लोगों को बताता हूं, है ना। पासवान राजा की वह एक तरीके से रानी होती थी। मैं रानी नहीं कहूंगा, रानी और पासवान में काफी फर्क होता था। मैं बताता हूं। एक राजा जब अपनी ही कुल की स्त्री से विवाह करता था, है ना, यानी अपने किसी अन्य राजा या रियासत के राजा से क्या करता था, ये उस रानी से, राजा की पुत्री से विवाह करता था, है ना, राजकुमारी से विवाह करता था, तो वो क्या कहलाती थी? रानी। उसमें भी कुछ प्रमुख होती थी, वो पटरानी होती थी। मित्रों कई बार क्या होता था, राजा किसी अन्य जाति की महिला से, है ना, प्रेम संबंध स्थापित कर लेते थे। और जो प्रेम संबंध स्थापित कर लेते थे, जो महिला किसी अन्य जाति की होती थी, है ना, और विशेषकर हम राजपूतों की कर रहे हैं, तो राजपूत जो महाराजा थे वो किसी अन्य लोगों से, अन्य, है ना, किसी जाति की महिला से विवाह कर लेता था, तो उस महिला को पासवान कहा जाता था। बात करेंगे अपन परदायित्व की, है ना, तो यही थी। तो पासवान, तो जब ये पासवान अपन बात, जगह जगह बात आएगी, गुलाब राय उधर, है ना, पासवान की अपन बात करेंगे मारवाड़ में, ना, खूब सारी बातें जगह जगह करने वाले हैं। तो आप एक बार इस चीज को यहाँ समझ सकते हो। पासवान, है ना, वह रानी यानी वह महिला
है ना, जो राजा के कुल के है ना वंश से बाहर की है, किसी अन्य जाति की है, उससे राजा के साथ क्या हो गया, प्रेम हो गया, प्यार हो गया, राजा उसके साथ विवाह भी कर सकता है, अन्य सारे संबंध स्थापित कर सकता है। ठीक है, तो ये बात थोड़ा ध्यान रखना, राजा के प्रिय भी हो जाते हैं, और कई कई रानियां, कई तो ये बहुत ज्यादा प्रिय हो जाया करती थी ना। रसकपुर नामक अपन बात करेंगे एक वेश्या की, उसकी भी बात करेंगे, किसमें, मेवाड़, सॉरी हम आमेर में करने वाले हैं। तो पासवान, अब ये जो पासवान थी इसका नाम था अबलीमीणी, पासवान का नाम क्या था, अबलीमीणी, मतलब ये मीणा जाति की महिला थी, अबलीमीणी, और ये राजा की क्या हो गई, पासवान। इस अबलीमीणी के लिए ही राजा ने क्या किया, है ना, यहाँ पहाड़ियां थी, उन पहाड़ियों का नाम भी मुकुंद, है ना, मुकुंदरा की पहाड़ियां कहा जाता है। तो यहाँ पहाड़ियों में, है ना, पहाड़ी पर लिखो आप, बहुवचन न करके एक वचन ही लिखो, पहाड़ी पर अबलीमीणी, अबलीमीणी का महल का निर्माण। साथियों, इसमें कोई ज्यादा इतनी सोचने वाली बात है नहीं, पासवान थी जिसका नाम था अबलीमीणी, और इस अबलीमीणी के नाम पर पहाड़ी पर अबलीमीणी महल का निर्माण करवा दिया। प्रश्न आता है, अबलीमीणी के महल का निर्माण किसने करवाया, मुकुंद सिंह हाड़ा है, ये हाड़ा चौहान है, सारे हड़ौती के, ठीक है, तो मुकुंद सिंह हाड़ा ने ऐसा काम किया। इनकी पासवान का नाम क्या था, अबलीमीणी। ठीक है, अब एक चीज और मैं बता देता हूँ, यहीं पर दर्रे की, है ना, दर्रे की घाटी या दर्रे की पहाड़ियां का उल्लेख मिलता है। दर्रे की पहाड़ियों में, है ना, दर्रे की पहाड़ियों में, घाटी में, यहाँ पर क्या किया जाता है, एक दुर्ग का, किले का निर्माण भी किया जाता है, जिसे मुकुंदरा का किला कहते हैं। मुकुंदरा के किले का निर्माण, मुकुंदरा के किले का निर्माण कौन करवाता है, समझ गए आप लोग, मुकुंद सिंह हाड़ा। तो ये ना प्रथम दृष्टया जो प्राथमिक बातें थी जो मैंने आपको बताई। अब अपन मुकुंद सिंह हाड़ा से संबंधित कुछ और तथ्य भी जानना चाहेंगे, तो वो पूरा तथ्य मैं थोड़ा सा मिटाकर लिखता हूँ, एक बार इसके बारे में फटाफट देख लो। मुकुंद सिंह 1648 से 1658 ईस्वी साम्राज्यवादी शासक है, साम्राज्य का इन्होंने विस्तार किया, 5 परगने और मिला लिए, कुल कितने हुए, 48 लिंक जोड़ दो। पासवान अबलीमीणी का, है ना, अबलीमीणी इनकी पासवान थी, पहाड़ी पर अबलीमीणी का महल का निर्माण करवा दिया, दर्रे पहाड़ियों में, है ना, जो मुकुंदरा के किले का इन्होंने क्या करवाया, निर्माण करवाया। अब देखो मुकुंद सिंह से संबंधित मैं और कुछ और बातें उसको लिखता हूँ। 58 जो डेट है वो भारतीय इतिहास में भी बहुत महत्वपूर्ण है। भारतीय इतिहास में जब मुगल काल पढ़ेंगे तो बात करेंगे। तो मित्रों, ये अपने कौन है, मुकुंद सिंह, ये लिखा हुआ ही नाम है मुकुंद सिंह। अब होता क्या है, समय जैसे ही बीतता है तो ये 1658 का समय आ जाता है, तो 1657 में बीमार हो जाते हैं लास्ट में, तो 58 का पूरा काल माना जाता है। तो मैं ये जो समय लिख रहा हूँ 1658 ईस्वी में क्या होता है, 1658 ईस्वी में, यानी मुगल बादशाह का नाम क्या है, शाहजहां, मुगल बादशाह का नाम क्या है, शाहजहां, और शाहजहां क्या पड़ जाता है, बीमार। मुगल बादशाह शाहजहां क्या हो जाता है, बीमार हो जाता है। जैसे ही ये शाहजहां क्या होता है, बीमार होता है, तो शाहजहां के पुत्रों में क्या होता है, उत्तराधिकारी संघर्ष शुरू हो जाता है। भाई क्या शुरू हो जाता है, उत्तराधिकार संघर्ष होता है। क्या है, यानी गद्दी को लेकर के भी, मैं योग्य हूं, मुझे राज्य मिलना चाहिए, मैं योग्य हूं, मुझे राज्य मिलना चाहिए, बस यही उत्तराधिकार है। तो उत्तराधिकार युद्ध या संघर्ष, ठीक है। ये शाहजहां के बीमार से कहानी शुरू होती है। शाहजहां बीमार पड़ गया 1657 में पड़ जाता है, तो शाहजहां बीमार, उत्तराधिकार युद्ध शुरू 1658 की अब मैं बात कर रहा हूँ। यह उत्तराधिकार शुरू किस किस के बीच में होता है, शाहजहां के पुत्रों का उल्लेख आप सब लोग जानते हो। एक का नाम तो है दारा, क्या नाम है भाई, दारा शिकोह है, क्या नाम है, दारा शिकोह है। एक का नाम क्या है, शुजा,
एक का नाम क्या है मुराद, और एक का नाम क्या है जो सबसे खतरनाक है जिसका नाम क्या है औरंगजेब, जो सबसे खतरनाक है जिसका नाम क्या है औरंगजेब। ठीक है मित्रों, तो शाहजहां बीमार पड़ जाता है। शाहजहां के पुत्र चार दारा शिकोह है, शुजा, मुराद और औरंगजेब। इन चारों के मध्य क्या होती है लड़ाई होगी, और लड़ाई किसको लेकर होगी दिल्ली के गद्दी को लेकर, है ना। दिल्ली की जो गद्दी है उत्तराधिकार संघर्ष है ना, तो ये भी आपको ध्यान रख लेना है। तो ये दिल्ली के उत्तराधिकार के लिए क्या होने वाली है लड़ाई है, 1658 में होती है। अब देखो बात अपन कर रहे हैं मुकुंद सिंह हाड़ा की, अपन बात किसकी कर रहे हैं मुकुंद सिंह हाड़ा की। तो साथियों मुकुंद सिंह जो हाड़ा है ये क्या करते हैं, इनके साथ जो मैं आप लोगों को है वो बता देता हूं। एक तो ये खुद है कौन मुकुंद सिंह, ये लोग एक तो मुकुंद सिंह हो गए, इनके भाई है 2-3 भाइयों के नाम मिलते हैं, मैं दोनों तीनों को लिख देता हूं। एक तो है जुझार सिंह, एक का नाम है मोहन सिंह, जुझार सिंह, मोहन सिंह, और एक नाम और मिलता है माधव सिंह। क्या नाम मिलता है माधव सिंह। अब होता क्या है हमें ये ध्यान देना है कि ये युद्ध होता है 1658 ईस्वी में। इधर ये जो व्यक्ति है ये किसके है अभी हमने पढ़ रखा है ना, ये कोटा के सारे हैं। ठीक है, मुकुंद सिंह, इसके भाई जुझार सिंह, और उसके बाद हमने बात की किसके बारे में मोहन सिंह के बारे में, माधव सिंह के बारे में। होता यूं है कि ये सारे के सारे लोग हैं ये किसकी ओर से भाग लेते हैं शाही सेना की ओर से। किस सेना की ओर से शाही सेना की ओर से ये भाग लेते हैं। और शाही सेना किसके पक्ष में है आपको पता है, शाहजहां का सबसे बड़ा पुत्र था जिसका नाम था दारा शिकोह है, तो इसके पक्ष में ये युद्ध करते हैं। अब होता क्या है समय को जैसा ही मंजूर होता है उसी के अनुरूप होता है। तो दारा शिकोह की इस युद्ध में क्या हो जाती है पराजय, क्या हो जाती है पराजय। और जब एक की पराजय होगी तो यहाँ पर जीतने वाला व्यक्ति वो कौन है औरंगजेब है। तो औरंगजेब की क्या हो जाती है विजय, औरंगजेब की विजय, दारा शिकोह की पराजय। इसी युद्ध में ध्यान देना एक तो मुकुंद सिंह, एक ये भाई जुझार सिंह और ये मोहन सिंह, ये तीनों क्या हो जाते हैं वीर गति को प्राप्त। क्या हो जाते हैं वीर गति को प्राप्त। अब मैं आप लोगों को ये बता देता हूं साथ साथ में मित्रों, जो ये युद्ध है 1658 का जो युद्ध है, इस युद्ध का नाम है धर्मत का युद्ध। ध्यान देना भाई, कौन सा युद्ध है धर्मत का युद्ध। ठीक है, यहाँ पर कई प्रकार के युद्ध होते हैं। पीछे भी मैंने एक युद्ध की चर्चा की थी लेकिन नाम नहीं बताया आपको, है ना। एक तो धर्मत का युद्ध होता है, एक दोराई का अर्थ होता है, एक सामूगढ़ का होता है, एक खजुआ का होता है। ठीक है, पीछे हमने पढ़ा था शत्रुसाल सिंह, है ना, उसके है ना शत्रुसाल सिंह पढ़ा हमने, भीम सिंह पढ़ा, है ना, ये पढ़ा हमने, ये पढ़कर आ रहे मोखम सिंह उसका भाई पुत्र भीम सिंह, मोखम सिंह के उनके भी 2 पुत्र। ठीक है, वो सारे के सारे किसके थे बूंदी के शासक थे, और उन्होंने सामूगढ़ के युद्ध में क्या किया लड़ा और वीर गति को प्राप्त हो गए। तो वो ध्यान रख लेना, वो तो सामूगढ़ की बात है शाही सेना की तरफ से। और ये युद्ध कौन सा है धर्मत का युद्ध है। और ये शासक कहाँ के हैं कोटा के शासक है मुकुंद सिंह, भाई जुझार सिंह, है ना। और ये कौन कौन है मोहन सिंह और ये माधव सिंह, है ना। अब देखो 3 तो मैंने वीर गति को प्राप्त कर दी। माधव सिंह यहाँ क्या हो जाते हैं घायल, माधव सिंह क्या हो जाते हैं घायल। और इस युद्ध में दारा शिकोह की पराजय हो जाती है। जीत कौन जाता है औरंगजेब, औरंगजेब की क्या होती है विजय। तो अब आप लोग समझ गए होंगे, है ना, इनकी क्या होगी हार होगी, ये कोटा की तरफ से इनकी क्या हो गई है हार हो गई है। ठीक है, अब भी अपन आगे बढ़ेंगे। और इधर वाली ये युद्ध 1658 शाहजहां बीमार, 4 पुत्र कौन कौन से, सबसे पहले दारा शिकोह है ना, मुराद, शुजा और कौन हो गया औरंगजेब। ठीक है, इनके बीच मध्य युद्ध हुआ। दारा शिकोह क्या हो गया शाही सेना की तरफ से था, ये बीच में थे, है ना, दोनों तरफ भी नहीं थे, ये बाद में, पहले तो इस साइड थे, एक पक्ष ली बीच में ही, है ना। अंत में जो औरंगजेब क्या होता है कट्टर सुन्नी मुसलमान होता है, ये अपने इन सभी भाइयों को, है ना, मौत के घाट उतार कर खुद क्या बन जाता है सुल्तान बन जाता है। बात करेंगे अपन उसकी, लेकिन ये हमने बात कर ली किस युद्ध की
धर्मत के युद्ध की 1658 ईस्वी में मैंने आपको बताया है। उत्तराधिकार 4 संघर्ष होता है, 4 ही पुत्र 4 ही संघर्ष है ना, खजुआ, सामूगढ़, दोराई और धर्मत, ये 4 युद्ध होते हैं। बात अपन करेंगे इंडियन हिस्ट्री में, ठीक है। तो साथियों ये थे मुकुंद सिंह। अब मैं मुकुंद सिंह के एक पुत्र का भी उल्लेख कर देता हूं, और इन पुत्र का नाम है जगत सिंह। पुत्र का नाम क्या है? जगत सिंह, ठीक है। और अब हम क्या पढ़ने वाले हैं? जगत सिंह की कहानी को क्या करेंगे? आगे बढ़ाएंगे। ये बात तो आपको पूरी तरह से समझ में आ गई होगी। यानी शाही सेना की तरफ से मुकुंद सिंह व उनका परिवार लड़ा, लेकिन अंत में क्या करना पड़ा? हार का सामना करना पड़ा। और युद्ध में है ना, जीत कौन गया? औरंगजेब जीत गया। हार उनकी होने वाली थी, किसकी? शाही सेना की। तो मतलब दारा सिकों की क्या हो गई? हार हो गई। दारा सिकों की क्या हो गई भाई? हार हो गई, ठीक है। अब अपन बात करते हैं इस एक और शासक की, और जो किसके हैं? कोटा के हैं। अभी हम लास्ट में हमने जिस व्यक्ति का नाम लिखा वही हमारे यहाँ के अब क्या होने वाले हैं? शासक जगत सिंह। और जगत सिंह के बारे में एक चीज आपको यही महत्वपूर्ण याद रखनी है कि एक तो ये जो शासक है ये कब बनते हैं? 1658, क्योंकि पिता की मृत्यु के बाद इस राजा बनते हैं। 1658 से लेकर के 1683 ईस्वी तक रहते हैं, है ना। दूसरी बात, ये जैसे ही क्या बनेंगे? राजा बनेंगे, है ना। ये क्या बने भाई? राजा बनते ही इन्हें कौन बुला लेता है? औरंगजेब, है ना। औरंगजेब विशेषकर इन्हें बुलाएगा, क्योंकि इनके पिता के द्वारा औरंगजेब के शत्रु का साथ दिया गया, तो ये इनसे नाराज भी थे ना। तो राजा बनते ही औरंगजेब इन्हें दिल्ली बुला लेता है भाई। औरंगजेब दिल्ली बुला लेता है। औरंगजेब क्या कर लेता है? दिल्ली बुला लेता है। और अब एक चीज ध्यान रखना, ये मतलब जबरदस्ती बुला लिया गया है, क्या करे? सुल्तान है, जाना पड़ेगा। तो 1658 से 1683 का काल। और फिर है ना, औरंगजेब इन्हें क्या करता है? औरंगजेब इन्हें भेज देता है कहां पर? औरंगजेब खजुआ के युद्ध, है ना, खजुआ के युद्ध में भेज देता है शाही सेना के साथ। किसके साथ? शाही सेना के शाही सेना के साथ। कौन से युद्ध में? खजुआ के युद्ध में। और खजुआ के युद्ध में, ये खजुआ का युद्ध किसके साथ हो रहा है ना। यहाँ पर सूजा होता है, वो भाग जाता है। ध्यान देना, खजुआ के युद्ध में जाते भी है, लेकिन यहाँ पर कौन? सूजा होता है, और सूजा क्या हो जाता है? भाग जाता है, ठीक है। सूजा भाग गया, बस। अब औरंगजेब क्या करेगा? इसकी यही चाल रहती है कि जो थोड़ा सा विरोधी है उसको दूर फेंक दो, ठीक है ना। तो ये जो कौन थे? जगत सिंह। तो जगत सिंह को औरंगजेब क्या करता है? दक्षिण में भेज देता है। कहां पर भेज देता है? दक्षिण, है ना, दक्षिण में भेज देता है। दक्षिण में आपको पता है वहां पर कौन है? मराठों के साथ मुगलों का लगातार संघर्ष चलता रहा था। तो मराठों के साथ, है ना, वहां मराठे हैं, मराठों के साथ इनका क्या हुआ था? संघर्ष। और अंत में क्या होता है? दक्षिण में ही इनकी क्या हो जाती है? मृत्यु। दक्षिण में ही इनकी कब? 1683 ईस्वी में क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। और इन्हीं जगत सिंह के बाद शासक बनता है, मैं उसका भी उल्लेख आपके सामने कर देता हूं। वो बनते हैं किशोर सिंह। कौन बनते हैं? किशोर सिंह। और ये भी आपको याद रखना है, किशोर सिंह भी शासक बनेंगे, तो इनको भी कौन ले जाएगा? है ना, इन्हें भी क्या है? ये भी शाही सेना के साथ क्या करेंगे? युद्ध करेंगे, है ना। शाही सेना के साथ ही इन्होंने क्या किया? युद्ध किया।
शाही सेना में ही रहे। ये भी कहाँ रहे, शाही सेना में ही रहे। और बात कब की है, 1683 की, है ना। तो इनका जो काल था वो 1683 से 1696 ईस्वी का था। कब, 1683 से 1696 ईस्वी। और 1696 ईस्वी का इन 1696 ईस्वी की भी इनकी भी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है ना। दक्षिण में ही रहे थे, ये मैंने आप लोगों को बता दिया है। तो दक्षिण में इनकी क्या हो जाती है, मृत्यु। तो इस बात को आप अच्छी तरह से समझिए। किशोर सिंह शाही सेना में रहे और इनकी जो मृत्यु हुई थी ना, वो भी, है ना, कब, किस ओर हुई थी, दक्षिण में। दक्षिण में बहुत सारे लोगों की, है ना, जो राजपूत योद्धा थे वो मुगलों की सेना में गए, उधर, है ना, काफी लोगों की मृत्यु हो गई थी। बात हम आमेर की भी करने वाले हैं, ठीक है। तो दक्षिण में मृत्यु, और मृत्यु की तिथि तो मैंने आपको पहले ही बता दी है, 1600, है ना, 83 से 1696 ईस्वी। दक्षिण भारत में इनकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। तो ये चीज भी है। अब मैं बात करूंगा मित्रों कि यह जो अपने किशोर सिंह है ना, किशोर सिंह, तो इन किशोर सिंह के होते हैं 2 पुत्र। किशोर सिंह, और किशोर सिंह के कितने पुत्र होते हैं, 2 पुत्र, ठीक है। तो आपको इन 2 पुत्रों को भी ध्यान देना है। किशोर सिंह के कितने पुत्र होते हैं, 2। और इन दोनों पुत्रों से अब आगे की हिस्ट्री शुरू होगी। एक पुत्र का नाम तो है बिशन सिंह, क्या नाम है, बिशन सिंह। और एक पुत्र का नाम है राम सिंह, क्या नाम है, राम सिंह। राम सिंह नाम आपने, जब हम बूंदी के क्या पढ़ रहे थे, हाड़ा चौहान पढ़ रहे थे, उस समय हमने राम सिंह को जरूर पढ़ा था। क्योंकि राम सिंह का क्या हो जाता है ना, युद्ध करते हुए उनकी मृत्यु हो जाती है, ठीक है। तो साथियों, अब अंत में हमने किशोर सिंह के बारे में पढ़ा, 2 पुत्र, और बिशन सिंह व राम सिंह। अब कल की हमारी बारी। बिशन सिंह तो थोड़े समय के लिए राजा बनते हैं, लेकिन औरंगजेब के ये सहयोगी रहते हैं, है ना। तो राम सिंह को क्या बना दिया जाता है, राजा बना दिया जाता है। अब कल पढ़ेंगे अपन राम सिंह के बारे में और जोड़ करके, और बड़ा ही आसान है। इसी प्रकार